तो आप सभी का स्वागत है अपाक कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का दूसरी क्लास, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने क्लास 1 में जाना था वेदों के बारे में और शुरुआत करी थी हमने प्राचीन भारत की, प्राचीन इतिहास भारत के लिए ना। अब हम अगली क्लास शुरू करते हैं आज क्लास 2, जिसमें हम आगे चलेंगे प्राचीन भारत में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां, है ना। पुरातत्व क्या होते हैं? वस्तुओं सामानों की जो जानकारी मिली थी प्राचीन समय में, उससे संबंधित अध्ययन को पुरातत्व संबंधी साक्ष्य बोलते हैं, एविडेंस। उनके आधार पे जो मिली जानकारी है वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। और ये हिस्ट्री पढ़ना जीएस का ही पार्ट है, पढ़ना जरूरी है, जो कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आता है। इसलिए 50 नंबर की जनरल साइंस आएगी, सॉरी जनरल नॉलेज उसमें आएगी, और सभी में से बराबर बराबर आप समझते बराबर हिस्सा या बराबर बराबर क्वेश्चन लिए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, साइंस, अर्थव्यवस्था, उन सभी से लिए जाएंगे। तो हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारियां। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। जैसे भारत का नाम कैसे पड़ा है? भारत का नाम कहां से पड़ा? भारतवर्ष भी कहते हैं भारत को। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख होता खुद से द्वारा लिखा गया कोई भी लेख, अभिलेख में है ना। हाथी गुम्फा भारतवर्ष, है ना। तो मैं ऐसे इंपोर्टेंट जो वर्ड होंगे, कीवर्ड, वो मैं लिखता चलूंगा, बाकी मैं बोलता चलूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यानी कि रिटन एविडेंस एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का रिटन एविडेंस या लिखित साक्ष्य कहां से मिला? वो मिला है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से, है ना, अभिलेख से। और इस समय शासन किसका था? भानुगुप्त का। इन शॉर्ट गुप्त वंश का शासन था। और शासक कौन था उसमें? भानुगुप्त शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत, किसी को घायल करना, उसे आहत क्या बोलते ना। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। और प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी साहित्य में कौशापर्ण कहा जाता है। सॉरी, किसी साहित्य में आहत सिक्कों को कासापर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, आहत सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? किन शासकों ने किया था, है ना। तो वो यवन शासकों ने किया था। लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, है ना। रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के अरिक मैडू जगह से प्राप्त हुए हैं रोमन सिक्के।
हम इसके अंदर की चीजें सारी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर की चीजें। एरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। एरिकमेडु किसके पास था? पांडिचेरी पुदुचेरी के पास, यहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोमन सिक्के प्राप्त हुए, है ना। अभिलेखों, हम इन सब की बात करें तो ये भी जान लेते हैं अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी कहते हैं, इपिग्राफी, सॉरी, इपिग्राफी, इपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को, इपिग्राफी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला को, मंदिर बनाए जाना जाते हैं, आप जाते भी होंगे उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की तरफ। कश्मीर में जो मंदिरों का जो स्ट्रक्चर होता है, वो कला होती है, वो कला क्या कहलाती है? और वैसे ठीक दक्षिण भारत में जाते समय हम जो मंदिरों को देखते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उन्हें मंदिरों को बनाने की कला क्या है, उनका नाम क्या है, वो हम देखते हैं, है ना। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली को, उत्तर भारत में मंदिरों की कला को, मंदिरों की कला की शैली को, कला की शैली, इसकी कला की शैली होती है ना, और वो शैली कैसी कहलाती है? इसे कहते हैं नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली को नागर शैली कहा जाता है, नागर शैली कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार ये उत्तर भारत है। दक्षिण भारत की मंदिर शैली को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली, वो कहलाती है द्रविड़, वो कहलाती है द्रविड़ शैली, वो कहलाती है द्रविड़ शैली, है ना, द्रविड़ शैली कहलाती है। अब नागर शैली, नागर शैली और कौन सी दूसरी है? द्रविड़ शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली को दोनों को मिला के जो मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वो शैली कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी वैसर शैली। वो शैली कौन सी कहलाएगी? वैसर शैली। इसको और इसको मिला के जो शैली नहीं बनेगी, वैसर शैली होगी, है ना। मंदिरों का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर को लेके जो स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, नागर शैली, द्रविड़ शैली के दोनों के स्ट्रक्चर को मिला के जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो वैसर शैली कहलाएगा, वैसर शैली कहलाएगा। और इन दोनों शैलियों का प्रभाव दक्षिणापथ के मंदिरों पर पड़ता है ना। दक्षिणापथ अधिकतर आंध्र प्रदेश वाले मंदिरों पे वैसर शैली का वो मिलेगा ना, तो ये दक्षिणापथ कहलाता है। अब आता है प्रागैतिहासिक काल, है ना, इसी के अंदर ये सब इसके हम अंदर जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, या इतिहास क्या होता है, आद ऐतिहासिक काल क्या होता है ना। अब है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसे प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं, क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना। अब इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, इतिहास में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए वो इतिहास कहलाता है। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, साक्ष्य नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, है ना। इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं इतिहास में, और प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। अब ये हुआ इतिहास, प्रागैतिहासिक काल। अब है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल
इसे आद ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, इसका नाम ऐसे क्यों है? इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, इस काल में जो साक्ष्य, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, वो पढ़े नहीं जा सके, है ना। इसमें जो साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिले, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो लिखित साक्ष्य में मिले वो पढ़े नहीं गए हैं। उसमें लिखित से ज्यादा चित्र दिए गए हैं, जो कि आज तक कोई समझ नहीं पाया, नहीं पढ़े जा चुके हैं। तो उस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें आदि ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये हमने थोड़ा ज्ञान थोड़ा ले लिया इसका, प्रागैतिहासिक काल, इतिहास, और ये आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। जैसे आग का आविष्कार, लाइन बाय लाइन, वन लाइनर के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें पूरी इतिहास वो तो पूछना नहीं है, सीधा क्वेश्चन आएगा, हमें वही क्वेश्चन समझने है ना। आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार कब हुआ, है ना। आग का आविष्कार कब हुआ, कौन से काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था, है ना। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? वो नवपाषाण काल में होता। ये याद कर लेना, पूछने लगे आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में इन चार में से किसका आविष्कार हुआ? जिसमें से एक आग भी होगा, क्योंकि उत्तर तो यही होगा, है ना, पूरा पाषाण। और पहिए यानी कि व्हील, गोल में होता ना ऐसा, व्हील, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ? वो हुआ था नवपाषाण काल। पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, है ना। वैसे नवपाषाण काल मतलब नया पाषाण काल, हाँ, में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कौन से काल में आई है? मनुष्य में स्थायी निवास यानी स्थायी रूप से रहने की सॉरी, पहले जब मनुष्य आया था तो वो अपनी जीवनचर्या कैसे चलाता था, क्या वो करता था? शिकार वो करता था, कंदमूल फलमूल पे अपना जीवन यापन करता था, उसी पे निर्भर रहता था। तो आज यहाँ कल वहाँ ऐसे जिया करता था, खाना बदो उस तरीके से, ना। लेकिन अब स्थायी रूप से जब रहने लगा, जब मनुष्य स्थायी निवास की प्रवृत्ति, वो क्या कहलाते, किस काल में हुई? वो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में स्थायी, मनुष्य की स्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई है इसमें। स्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य की नवपाषाण काल में, है ना। और इस मनुष्य ने सबसे पहले जिस पशु या जानवर को पालतू बनाया वो आया था कुत्ता। कुत्ते को डॉगी को पालतू तो जानवर बनाया गया, जानवर या पशु बनाया गया, है ना। कृषि का प्रथम जो उदाहरण हमें मिला है, कृषि का प्रथम उदाहरण जो हमें मिला है, कृषि का प्रथम उदाहरण जो हमें मिला है, वो मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से वो मिला है, मेहरगढ़ से। और ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एरिया में आता आज, है ना। मेहरगढ़ से हमें कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है, या जो एविडेंस या उदाहरण है वो हमें मेहरगढ़ से मिला है, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है ना। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता था, भारत का सबसे प्राचीन नगर
नगर है मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है, वो है मृतकों का टीला। है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां पे मिला है, कौन सी घाटी से मिला है? भारत में, यहीं पे लिख रहे थे ना, भारत में मनुष्य संबंधी भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण भारत में कहाँ मिला है? पहला प्रमाण वो मिला है नर्मदा घाटी है ना, नर्मदा घाटी से मिला है या में मिला है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है ना। अगला, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं में शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं में शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कौन से काल में? प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता है ना। अब इसको हटा देते हैं प्रागैतिहासिक काल को ना, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले प्रागैतिहासिक काल आया, फिर ये आया, फिर इसके बाद ये आया, तो उस तरीके से ना। अब इसका टाइम कब से कब तक है? कुछ किताबों में 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है ना। कुछ किताबों में 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दिया गया है ना। दोनों तो ऑप्शन में, पेपर एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो दोनों तो ऑप्शन आएंगे नहीं, दोनों में से कोई एक होगा या इसके बीच का कोई होगा ना। तो आपको ये समझ के उत्तर कर लेना है। ठीक है, आगे चलें। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? इसका विस्तार त्रिभुजाकार था है ना, कुछ इस प्रकार से है ना, त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी है ना। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। मैंने बताया था ना, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसमें सिंधु सभ्यता को रखा जा सकता है। और सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता को या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी है ना। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी है ना। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता
नगरीय 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 सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था में पाए जाने वाले स्थान है या स्थल है, वो केवल 6 है ना। जो सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुए हैं स्थल, परिपक्व स्थल, परिपक्व उस समय अपने पूर्ण जोरों पे वो काम के प्रति एकदम तैयार होंगे ना, उनसे सबसे अधिक काम किया जाता होगा, कार्य सक्रिय अवस्था में होंगे वो, है ना। इसे परिपक्व एक बड़े लेवल पर तक जाना और कार्य करने के लिए तैयार रहना, इस तरीके कुछ परिपक्व स्थल हुए होंगे उस समय, उन 6 को बताया गया। 6 स्थल उस समय रहे, नंबर में माने तो 6, और उनका हम नाम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से थे ना। परिपक्व अवस्था में पाए जाने वाले केवल 6 ही बड़े नगर थे, केवल 6 ही बड़े नगर थे। वो थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और 6 नंबर पे कालीबंगा ये बोल देते हैं ना, कालीबंगा। ये 6 हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, उसमें परिपक्व अवस्था में पाए जाने वाले ये केवल 6 स्थल हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, है ना। ये आज हमने कुछ देख लिया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का भी कुछ पार्ट। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 3 में, प्राचीन भारत की क्लास 3 में आगे हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर शेयर करो, और मेरे यूट्यूब चैनल पैक करते हो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।